आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। जेकेएसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट करी थी। एमसीक्यूज के थ्रू हम साइंस समझने की कोशिश कर रहे थे। हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी को एमसीक्यूज के थ्रू समझा था। आज हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के जितने भी कंसेप्ट हैं एमसीक्यूज की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन के जो 3 लॉज हैं उनमें से कौन से लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं? फर्स्ट लॉ को कहते हैं, सेकंड को, थर्ड को या फोर्थ को? फोर्थ तो होता ही नहीं, न्यूटन के 3 लॉज हैं। तो इसका आंसर है फर्स्ट लॉ। न्यूटन के पहले लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। अब आपने इनर्शिया का मतलब समझना है। इनर्शिया क्या होता है? देखो, इनर्शिया होता है इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट। एक बॉडी की इनएबिलिटी की वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकता। जैसे लैपटॉप मेरे सामने अभी पड़ा हुआ है, तो लैपटॉप की इनएबिलिटी है, लैपटॉप रेस्ट में है, वो खुद ब खुद मोशन में नहीं आ सकता। और अगर सपोज करो कोई चीज मूव कर रही है, वो खुद ब खुद रेस्ट में नहीं आ सकती। कोई चीज खुद ब खुद अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकती। इन्हीं इनएबिलिटीज को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है। अब फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं? क्योंकि फर्स्ट लॉ इनर्शिया को ही बताता है। कैसे बताता है? फर्स्ट लॉ ये कहता है कि इस यूनिवर्स में कोई भी बॉडी जो है वो खुद ब खुद अपनी स्टेट चेंज नहीं कर सकती। मतलब ना वो खुद ब खुद रेस्ट से मोशन में आ सकती है, ना मोशन से रेस्ट में जा सकती है, ना डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। अगर हमें उसकी स्टेट को चेंज करना है, हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा? फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बेसिकली किसको डिफाइन कर रहा है? इनर्शिया को ही तो डिफाइन कर रहा है, इसलिए फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो आपने ये याद रखना है। सेकेंड क्वेश्चन इज स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्पीड को क्या बोलते हैं? क्या उसे स्पीड बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं या डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं? तो जब भी स्पीड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है ना, उसको बोलते हैं वेलोसिटी। आपने यहां पर एक चीज समझनी है। देखो, कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, और कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनमें डायरेक्शन की जरूरत होती है। जैसे सपोज करो आप जम्मू से दिल्ली ट्रैवल कर रहे हो। ठीक है। स्पीड क्या होता है? आप कितना डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रैवल करते हो? ठीक है। जम्मू से आपने जाना है दिल्ली। सपोज करो आप पहले घंटे में आपने ट्रैवल करा 50 किलोमीटर में, लगा के चलता हूं। ठीक है। सेकेंड घंटे में भी आपने 50 किलोमीटर ट्रैवल करा। ठीक है। तीसरे घंटे में आप सपोज करो 60 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो। तो देखो, ये जब मैं आपको बता रहा हूं आपने इतना डिस्टेंस ट्रैवल करा 50 किलोमीटर एक घंटे में, फिर दूसरे घंटे में 50, तीसरे में 60। ठीक है। अब देखो, यहां पर कोई मैं आपको डायरेक्शन बता रहा हूं कि आप जम्मू से दिल्ली जाते वक्त क्या ये बोलोगे मैं पहले नॉर्थ में गया, फिर साउथ गया, फिर ईस्ट हुआ, फिर वेस्ट हुआ? नहीं, हम डायरेक्शन को इंक्लूड नहीं करते। तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं स्पीड। जब हम डिस्टेंस देखें कितना ट्रैवल हो रहा है कितने टाइम में, बट डायरेक्शन ना लें, उस कंसेप्ट को बोलते हैं हम स्पीड। तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट डायरेक्शन की हम परवाह नहीं करते। तो हम जब भी गाड़ियां चलती हैं हम बोलते हैं इतनी स्पीड में चल रहा है, हम उसकी डायरेक्शन तब नहीं बताते। बट जब हम स्पीड के साथ उसकी डायरेक्शन भी बता दें कि सपोज करो गाड़ी 10 किलोमीटर ट्रैवल करा उसने, हम बोले वो कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? ईस्ट डायरेक्शन में। उसने 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चली ईस्ट डायरेक्शन में। इस केस में हम इसको स्पीड नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे वेलोसिटी। क्योंकि देखो, स्पीड तो है कि डिस्टेंस 10 किलोमीटर ट्रैवल करिए एक घंटे में, बट इसमें डायरेक्शन स्पेसिफाई होगी है। तो जब डायरेक्शन स्पेसिफाई हो जाती है तो उस केस में स्पीड नहीं रहती, वो क्या बन जाती है? वेलोसिटी। इसी तरह जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में डिस्टेंस पाथ जो होता है ना, बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह में जाने में कितना रास्ता आपने तय किया, उसको बोलते हैं डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। बट सपोज करो जब हम कोई डिस्टेंस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करें, अगर मैं बोलूं मैं यहां से यहां गया ईस्ट डायरेक्शन में, तो जब डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन हो जाता है उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपने कुछ कंसेप्ट जो है वो समझने। देखो, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपको पता है। वेलोसिटी भी डिस्टेंस अपॉन टाइम ही होता है, बट फर्क ये होता है कि स्पीड जो है वो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, वेलोसिटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो इसीलिए हम क्या लिखते हैं? हम जब स्पीड का फॉर्मूला लिखते हैं ना, वो हम लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। क्योंकि डिस्टेंस की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो इसलिए हम इसको लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी लिखना हो तो हम ऐसे लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्योंकि मैंने आपको बोला डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट बेसिकली एक डिस्टेंस ही है, बट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो जब भी स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात होएगी तो उसको क्या बोलेंगे? हम वेलोसिटी बोलेंगे। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। इनमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटीज है? देखो, पहले आपको समझना है क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं, एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर।
जिन क्वांटिटीज को समझाते वक्त हमें डायरेक्शन का ध्यान नहीं रहता, हमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं होती, उनको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। और जिनको समझाते वक्त हमें डायरेक्शन बताना बहुत जरूरी होता है, हमें साथ में डायरेक्शन भी बतानी होती है, ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसे मास, आपका मास 60 किलो है, ठीक है, तो क्या आप अपनी मास की डायरेक्शन बताते हो, किस डायरेक्शन में मास है? नहीं, तो मास कौन सी क्वांटिटी आ जाएगा? स्केलर क्वांटिटी। इसी तरह इनमें से आपने बताना है कौन सी स्केलर क्वांटिटी, मतलब जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, या फोर्स है। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि स्पीड जो होती है उसमें कोई डायरेक्शन का लेना देना नहीं होता, तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी मैंने आपको बता दिया, वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब वहां पर डायरेक्शन लेनी पड़ती है, तो वेलोसिटी में भी हमें डायरेक्शन लेनी पड़ती है। अब आपको पूछे कोई एक्सेलरेशन, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। आप एक्सेलरेशन वर्ड कहां से आया? देखो, आप गाड़ी में एक्सेलरेटर होता है ना, मैंने गाड़ी को एक्सेलरेट किया। आपने एक्सेलरेट करने का मतलब कि आपने गाड़ी की वेलोसिटी को चेंज किया टाइम के साथ। जब वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। और ये एक्सेलरेशन के फॉर्मूला कहां से डिराइव हो रहा है? वेलोसिटी से डिराइव हो रहा है, और वेलोसिटी खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? देखो, फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स एक्सेलरेशन से बन रहा है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी। और ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, F=m में। ये न्यूटन के सेकंड लॉ से आता है, इस पे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, सिंपल आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन यही है कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। आपको पेपर में समझना है, आपको कोई भी क्वांटिटी दी जा सकती है, स्केलर या वेक्टर पूछा जा सकता है, तो आपने सिर्फ यही याद रखना है कि जिस क्वांटिटी को बताते हुए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती वो स्केलर है, और डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है उसे कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब हमने बताना है व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के क्या यूनिट होते हैं? देखो, मैं यूनिट आपको बताता हूं, समझता हूं। देखो, आपको कोई यूनिट में प्रॉब्लम नहीं आएगी इस टॉपिक में। डिस्टेंस, आप डिस्टेंस को किस में कैलकुलेट करते हो? देखो, या तो किलोमीटर में या मीटर में, ठीक है। स्मॉल मीटर में होगा तो, और अगर आप ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो तो वो किलोमीटर में होगा, ठीक है। जब आप स्केल में किसी चीज को नापते हो तो सेंटीमीटर में नापते हो, तो ये डिस्टेंस के यूनिट आ गए। डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में होगा या किलोमीटर में होगा, तो ये भी इसमें होगा। अब आपने स्पीड निकालनी है, तो स्पीड के यूनिट क्या होंगे? देखो, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस के मीटर, टाइम के सेकंड, तो स्पीड के यूनिट क्या हो गए? मीटर पर सेकंड। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, डिस्टेंस के किलोमीटर और टाइम के और, तो किलोमीटर पर आवर भी हो सकते हैं, तो ठीक है। स्पीड के ऐसे, वेलोसिटी के भी सेम ही होंगे, क्योंकि वेलोसिटी भी तो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मीटर, और टाइम के क्या आगे? सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। अगर आपको एक्सेलरेशन में निकालना है तो एक्सेलरेशन के क्या हो जाएंगे? एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी के अभी आपने निकाले मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड निकाले, अपॉन टाइम के कितना आ गया? सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा? मीटर बाय सेकंड स्क्वायर। ये यूनिट होते हैं एक्सेलरेशन। इसको ऐसे भी लिखते हैं, ये सेकंड ऊपर जब जाएगा ना तो ये सेकंड की पावर -2 हो जाएगी, नीचे +2 है, ऊपर जाके -2, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप देखो यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहाँ पर है? यहाँ पर है, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड किसके यूनिट होते हैं? पर सेकंड स्क्वायर किसके यूनिट होते हैं? एक्सेलरेशन के। मीटर पर सेकंड किसके होते हैं? डिस्टेंस, वेलोसिटी या स्पीड के। मीटर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के, किलोमीटर पर और भी आप स्पीड वेलोसिटी के बोल सकते हो। फोर्स के यूनिट क्या होते हैं? ठीक है, फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर आप निकालो, मास के होते हैं केजी, अगर आप केजी में ले रहे हो, एक्सेलरेशन का आप ले रहे हो सपोज करो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो जाएंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट नहीं, हम फोर्स के लिए एक सिंपल यूनिट लेते हैं, फोर्स का यूनिट हम ले लेते हैं न्यूटन, ठीक है। क्योंकि फोर्स का कंसेप्ट न्यूटन ने लिया है, इसलिए हम फोर्स का यूनिट न्यूटन लें। तो अगर आपको कोई पेपर में क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, तो आपने न्यूटन मार्क करना है, ठीक है। आई होप आपको ये यूनिट्स वाला टॉपिक भी क्लियर हो गया। देखो, ये हम सिर्फ एमसीक्यूज नहीं कर रहे, हम इसके थ्रू पूरे कंसेप्ट समझ रहे हैं। अगर आपको, आपके लिए हम एक ऐसी एमसीक्यू सीरीज भी लाएंगे जिसमें उसके टॉपिक के रिलेटेड 200-300 एमसीक्यूज भी होंगे, बट अभी आपको कंसेप्ट समझाना है पहले, इसलिए मैं कम एमसीक्यूज लाता हूं और एक्सप्लेनेशन ज्यादा देता हूं, ठीक है। तब जब एक बार कंसेप्ट बन गया फिर एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन विच लॉ? किस लॉ में ये कहा गया कि फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फर्स्ट लॉ में कहा गया, सेकंड, थर्ड या फोर्थ लॉ होता ही नहीं न्यूटन का, तो इसका आंसर है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन डाला। देखो, सेकंड लॉ कहता है कि फोर्स होती है ना, वो होता है चेंज इन मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है, जहां पर कभी रेट आ जाए ना, मतलब टाइम के साथ चेंज देखना है, चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये बेसिकली होता है क्या? सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ने फोर्स को डिफाइन करा था कि फोर्स क्या होती है। तो फोर्स होता है चेंज ऑफ मोमेंटम विद टाइम। मोमेंटम
बेसिकली होता है, मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, या आप बस इतना याद रखो, ज्यादा डीप नहीं जाना। तो फोर्स होता है चेंज ऑफ मोमेंटम विद टाइम, आपने ये याद रखना है। और इसी को बाद में सॉल्व करके एक फॉर्मूला डिराइव होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी न्यूटन सेकेंड लॉ से ही निकला है। फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है, ये किसने कहा था? सेकंड लॉ ने, सेकंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन के। और वहीं से एक फॉर्मूला डिराइव हुआ है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। मैं अभी बता देता हूँ, ये सिंपल सा न्यूमेरिकल मैंने डाला है। अगर एक बॉडी का मास 10 kg है और वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, हमने फोर्स निकालनी है, तो सिंपली फोर्स का फॉर्मूला डाल दो, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास 10 किलो दिया हुआ है और एक्सेलरेशन दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड से, तो 10 5 से कितना हो गया? 50। तो फोर्स की यूनिट क्या होता है? न्यूटन, तो इसका आंसर आ गया 50 न्यूटन। ये देखो मार्क कर लो, ठीक है। अब कई बार आपको पेपर में इतना भी सिंपल नहीं है, कई बार थोड़ा डिफिकल्ट करे अगर एग्जामिनर, तो क्या कर सकता है, ये मास को ना आपको केजी की जगह ग्राम में दे देगा, तो आपको ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है पहले, ठीक है। उसी तरह अगर सपोज करो यहाँ पर ये किलोमीटर पर आवर में दे गया, तो आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। क्योंकि देखो एसआई यूनिट जो मास का होता है ना, एसआई यूनिट मास का होता है किलोग्राम, ठीक है। डिस्टेंस वगैरह का एसआई यूनिट होता है, अगर हम डिस्टेंस वगैरह एस से डिनोट करूं अगर मैं डिस्टेंस वगैरह को, तो उसका होता है मीटर। अगर कोई भी डिस्टेंस दिया उसको आपने मीटर में कन्वर्ट करना है, और टाइम को आपने सेकंड में कन्वर्ट करना है, तभी आपका आंसर एक्यूरेट आएगा। तो आपको इसके अकॉर्डिंग काम करना है। मास अगर केजी में नहीं दिया तो केजी में कर लो, टाइम अगर सेकंड में नहीं दिया तो उसको सेकंड में कर दो, डिस्टेंस अगर आपको मीटर में नहीं दिया तो उसको मीटर में कर दो, और फिर उसको सॉल्व कर दो, सिंपली क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक ही लॉ बच गया, वही मैंने बताया, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये किसकी स्टेटमेंट है? ये न्यूटन के थर्ड लॉ कहता है कि जितना एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएगी, उतना ही दूसरा बॉडी पहली बॉडी पे भी फोर्स लगाएगा। सपोज करो आप एक बॉल लेते हो और उस बॉल को दीवार से हिट करवाते हो, एक वॉल है उसके ऊपर आप क्या कर रहे हो? एक बॉल को हिट करवाते हो। तो जब आप बॉल को वॉल पे हिट करोगे ना, जितनी जोर से आप करोगे उतना ही ये पीछे आएगा। तो जितना आप किसी बॉडी पे एक्शन करते हो उतना ही रिएक्शन होता है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखो डायरेक्शन अपोजिट, आप इधर बॉल फेंक रहे हो तो दीवार इधर पुश कर रही है बॉल को। तो यही है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। ये हमने बता दिया। और एक मास और वेट का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, वो मैं समझा देता हूं। देखो मास और वेट में क्या फर्क है? वेट पहली बात एक फोर्स है, आपने याद रखना है, वेट क्या है? फोर्स। फोर्स है तो इसके यूनिट न्यूटन होंगे, ठीक है। मास के यूनिट किलोग्राम होते हैं, वेट एक फोर्स को बोलते हैं। अब होता क्या, देखो मास क्या होता है? किसी चीज में कितना मैटर है, ठीक है, कितना मैटर है किसी चीज में, उसको बोलते हैं मास। अभी हम केमिस्ट्री में जाएंगे तो मैटर भी समझेंगे। मैटर क्या हो गया, मतलब क्या मॉलिक्यूल्स है उसमें, क्या है, वो सारा उसका मैटर आ जाता है। तो किसी चीज का मास क्या है, उसमें कितना मैटर। जैसे आप दुकान में जाते हो, आप 1 kg आप शुगर लाते हो सपोज करो, ठीक है, वो उसका मास है, शुगर का मास है 1 kg। कितना मास है? 1 kg मास है। क्यों? आपने वो शुगर के जो मैटर लाया ना, शुगर का मैटर 1 kg उठा के लाया, तो वो मास है, ठीक है। बट अगर सपोज करो आपने 1 kg शुगर लानी है, अब वो शुगर कहां पर है? अर्थ में है, और अर्थ में आपको पता है एक फोर्स एक्ट करती है जिसको बोलते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी, अब देखो अगर मैं ग्रेविटी की एक्सेलरेशन ले लूं, ऐसे तो होती 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, बट उसकी जगह हम अप्रोक्सीमेट 10 लेके चल सकते हैं, तो 10, अब ये बन गया 10 न्यूटन। मतलब 1 kg शुगर में कितनी फोर्स लग रही है? 10 न्यूटन। मतलब कितने वेट लग रहा है? 10 न्यूटन, ठीक है। अभी आपको ये समझ नहीं आया होगा, मैं वापस समझाता हूं, देखो ध्यान। मास होता है, आप जो अपना मास करते हो ना, आपका मास 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो, ये आपका मास है, क्योंकि इसके यूनिट क्या है? केजी। क्या यूनिट है? केजी, वो मास के यूनिट होते हैं। बट आपको पता है अगर आप अर्थ के ऊपर खड़े हो तो आपके ऊपर ग्रेविटी काम कर रही है, तो जिसकी एक्सेलरेशन ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अप्रोक्सीमेटली मैं मान लेता हूं कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये आ गई एक्सेलरेशन। आपका वेट अगर सपोज करो आप कितने, आप 50 kg के हो, आप 50 kg के हो और आप अर्थ में खड़े हो, तो आप पे कितनी एक्सेलरेशन लग रही है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो आपकी फोर्स निकलेगी ना, कितनी आ जाएगी? 500 न्यूटन। ये जो फोर्स है ना, इसको बोलेंगे बेसिकली वेट। तो आपने ये याद रखना, वेट एक फोर्स है, उसके यूनिट न्यूटन में आते हैं, और मास जो है वो क्वांटिटी ऑफ मैटर है जिसके यूनिट किलोग्राम में आते हैं। इतना फर्क आपको पता होना चाहिए, तो आप कंफ्यूजन नहीं रहेगी आपकी, ठीक है। अब देखो मैंने इसके आंसर्स यहाँ पे लास्ट में मार्क कर दें, क्योंकि हम पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करते हैं, तो आपको आंसर भी साथ साथ मिल जाएंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी रिवीजन के टाइम पे, ठीक है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आए होंगे।
अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन तक जो कम्पिटिटिव की प्रिपरेशन करें, JKSSB की प्रिपरेशन वगैरह करें। टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें, वहाँ पर हमारे डिफरेंट क्विज भी होता है डेली 8 बजे 9 बजे 8-9 बजे ऐसे ही रहता है। आप ज्वाइन कर लें, आपको शेड्यूल पता चल जाएगा और हम PDF भी वहीं शेयर करते हैं। प्लस हमारे ग्रुप में आप प्लेलिस्ट में जाएं, JKSSB ओरिएंटेड बैचेस हमने स्टार्ट करे हैं और उसके साथ भी हमारे पास पॉलिटी की लेक्चर सीरीज, हिस्ट्री की और डिफरेंट लेक्चर सीरीज चल रही है। आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग लेक्चर वहाँ पर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।